तो है दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में हमको पढ़ने को मिलता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को पूरा, और इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है कि कोई संख्या दिया गया, प्रूव करना है कि भाई साहब ये अपरिमेय संख्या है। उस वाले पोर्शन को हम और डिटेल में कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इंश्योर करिए कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर्स तो अपने बचपन से पढ़े होंगे, बट नंबर्स होता क्या समझते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु या फिर किसी भी पदार्थ को हम देखते हैं, बोलते हैं ये इतना है उतना है, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बता रहे होते हैं, इसका मात्रा बता रहे थे, तो उसी को हम संख्याएं के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 कलम है, तो जो 2 है ना, वो क्या संख्या है, तो वो संख्या होती है। बट वास्तविक संख्या क्या होता है, हमको यहाँ पे मुद्दा है कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और संख्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं उसमें, मतलब 0 लगा देते हैं प्राकृत संख्या में, तो हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक और फिर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जो सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है किसमें, पूर्णांक संख्या में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 3.2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होता है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में 9th में पहले आपने पढ़ा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है डेफिनेशन, देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्याओं का समूह कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आसान करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम लूँगा और उसमें समझाऊंगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक बड़ा सा गोला है। ठीक है, समझ लीजिए कि सारी संख्या इसमें आती है। तो इस बड़े गोले को हम अगर कह दे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो इस बड़े गोले के अंदर बाकी सारा कंटेंट हमारा आ जाएगा। बाकी सारा कंटेंट कहने का मतलब क्या, कि इसके अंदर हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्या आ जाएंगे। इधर हो जाएगा परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या। ये हमारा हो गया परिमेय का सेक्शन, ये हो गया हमारा अपरिमेय का सेक्शन। ठीक है, अब परिमेय संख्या होता है उसके अंदर प्राकृत आ जाएगा, हम लोग का पूर्ण आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा, बाकी सारी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय जो होता है उन सभी संख्याओं को मिला करके जो ग्रुप बनता है हम लोग का, उसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। ठीक है, इतना बस याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में। अब ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या, परिमेयिका यानी कि थ्योरम है एक। ठीक है, और इस थ्योरम में कहा गया है यहाँ पे कि माना कि a और b दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक है। अभी हमने पूर्णांक संख्या के बारे में बताया, वो है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a = bq जोड़ r, यानी कि ऐसा कोई पूर्ण संख्या स्थित है q और r, जिससे कि ये जो हम लोग का इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और इस इक्वेशन में यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r है वो b से छोटा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब समझते हैं भाई साहब ये कहा क्या गया यहाँ पे a क्या है, b क्या है और q और r क्या है, समझते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि b जो हम लोग का होता है उसको हम भाजक बोलते हैं, यह सब आपको पता है। ये हम लोग का भाज्य है, ये हम लोग का भागफल है, और ये हम लोग का शेषफल है, ये सबको पता है। क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको डिनोट किया गया है a से, b से, q से और r से। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य हमारा जो है वो a है, और b से डिनोट किया गया है भाजक को, और हमारा भागफल है q, और r जो हमारा शेषफल है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक इक्वेशन में लिख दिया गया है कि जब हम भाज्य को निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है, जो हमारा भाजक होता है इसको और इस भागफल को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस ऐड करेंगे तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो हम लोग भाज्य के बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ही आसान है। ये क्या है
कि जब हम भाजक को और भागफल को मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुना करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो वो भाज्य के बराबर हो जाता है, यानी ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखा गया है यहाँ पे, जो 0 से r बड़ा है या फिर बराबर या और b से छोटा, इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो शेषफल होता है, जो यहाँ पे r से डिनोट किया गया है, r से सूचित किया गया यहाँ पे शेषफल को, तो शेषफल क्या होता है कि हमेशा इस b से उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। मान के चलिए यहाँ पे 5 में लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 6, तो क्या आप यहाँ पे 6 शेषफल बचा है तो आप भाग नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमेशा r का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। अब ये 6 है तो हम भाग लगा सकते हैं, अगर वो 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे तो हम भाग नहीं लगा सकते। यानी कि यहाँ पे जब छोटा वैल्यू हमेशा आएगा, तो यहाँ पे बोला गया कि r का वैल्यू हमेशा b से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आपने शेषफल कभी माइनस में आते हुए देखा है? नहीं, शेषफल कभी माइनस में नहीं आ सकता है, आप ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है और यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, मैंने आपको समझाया क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 पे, जो कि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पढ़ा, तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम अगर हिंदी में कहें तो प्रक्रिया उसको बोलते हैं, जैसे कि किसी भी काम को करने का एक तरीका, प्रक्रिया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, समझ लीजिए, जिसमें हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब दो हमारे पास नंबर दिए होंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं दो नंबर यहाँ पे ए और बी दे दूँ, तो एक ऐसा नंबर हमको ज्ञात करना है सी, जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये सी हमारा जो होगा वो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होगा। मतलब ए और बी का एचसीएफ कहलाएगा सी, अगर ये ए और बी को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये होता है एचसीएफ। ठीक है, और इसको हम ज्ञात करेंगे किसका मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर। प्रमेयिका जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा, थ्योरम में क्या था कि हम यहाँ पे एक नंबर था ए, जिसको हम डिवाइड कर रहे थे बी से, तो हमको यहाँ पे क्यू मिल रहा था और यहाँ पे शेषफल हमको मिल रहा था आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें, एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम बताता हूँ क्या है, कि अगर हम इस ए नंबर को डिवाइड करें, किससे? बी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और शेषफल उसका किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। अब जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा ना, तो ये हम लोग का जो बी होगा वही होगा हम लोगों का क्या? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, दो नंबर में अगर मैं यहाँ पे पिक कर देता हूँ, जैसे कि सपोज़ छोटा नंबर लेते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पे 135 एंड उसके अलावा मैं लेता हूँ 225। ठीक है, ये दो नंबर है मेरे पास है और इसका फाइंड करना मुझे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक किसी नंबर को मान लूँगा ए और एक को मान लूँगा मैं बी। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो छोटा नंबर होता है उसको हम बी मान लेते हैं, तो हम इसको बी मानेंगे। जो छोटा नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो छोटा नंबर होता है उसको बी मानते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 225 को ए मान लिया और 135 को बी मान लिया। ठीक है, अब इसको पुट करके सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा 225 डिवाइड किससे करेंगे? बी से करेंगे, तो बी क्या? 135 है यहाँ पे, और हम यूजुअली यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बिकॉज कि मैं डबल करूँगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही लिखते हैं यहाँ पे। 135 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 90 आ गया। आगे इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 90 आ गया, 0 नहीं आया। यहाँ पे आर इक्वल टू क्या था? 0 लाना था मतलब हम लोगों को, बट वहाँ पे आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 90 लिखेंगे और इस जगह पे हम यानी कि इस बार ए किसको बना देंगे? 135 को, तो 135 यहाँ पे लिखेंगे। जो उस समय बी था वो अब क्या बन गया? ए बन गया। तो 135 फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा 90 और जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45। अब देखिए 45 भी 0 के इक्वल नहीं है भाई, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर 90 को यहाँ पे लाएंगे और डिवाइड करेंगे। इस बार 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 और इस बार हम लोग का आ गया यहाँ पे 0। अब जब 0 आ चुका है, ठीक है, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो 45 है, यानी कि इस समय जो b है, मैंने बोला था ना कि जब r 0 आ जाएगा ना, उस समय पे जो b रहेगा वो हम लोगों का a और b का क्या होगा? एचसीएफ होगा।
तो यहाँ पे HCF क्या है 45 है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 135 तथा 225 का HCF 45 है, ठीक है। और ये जो हमने प्रोसेस अभी देखा कि हमने किस तरीके से HCF ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया? अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि यहाँ पे 2 नंबर दे दे और कहे कि इसका HCF निकालिए किसकी वजह से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की वजह से, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि थ्योरम है भी एक, और इस थ्योरम में इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, बट इतनी सारी बातें पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है और गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है। जैसे कि 10 देखिए तो ये 10 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो गया कि 10 को और 1 को छोड़ करके इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 11 ले लूँ, 11 संख्या, तो देखिए ये 11 क्या है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को हटा दूँ तो बाकी को कोई संख्या नहीं मिलेगा जिससे ये डिवाइड होगा, ना 2 से होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ऐसे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसमें भाग नहीं लगने वाला है। तो इस संख्या को बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, और जो अपने को और 1 को छोड़कर बाकी संख्या से डिवाइड होता है उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यानी कि उसका खंडन कर देना, किसी भी संख्या का गुणा में उसका खंडन कर देना, उसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणा में खंडन करने का मतलब क्या है? जैसे कि 10 है तो 10 का ऐसा हम तोड़ेंगे ना इसको, मतलब वो ऐसे मार के इसको नहीं तोड़ना, बट इसको गुणा में तोड़ना है कि दोबारा उसको हम नहीं तोड़ सकते, मतलब फर्दर उसको हम नहीं तोड़ सकते। जैसे कि अगर मैं 10 को कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 2 ज़ा 10, और 5 2 ज़ा 10 क्या है, मतलब 5 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 का इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं 5 को तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता, वो दशमलव में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो नहीं करना है। मतलब ये कि ऐसा संख्या बनाना है जो कि पूर्ण हो, फ्रैक्शन में ना हो, और उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे 2 को मैं नहीं तोड़ सकता अब, और ना ही मैं 5 को तोड़ सकता हूँ। बहुत लोग ये भूलेंगे कि मैं इधर 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 5 और 2 को देखूँ तो क्या मैं इसको फर्दर तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। और ये इक्वल है 10 के, हाँ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 क्रॉस 2 क्या है? 10 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या को हम उसको तोड़ देते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को हम और नहीं तोड़ सकते, ठीक है, उस लेवल तक तोड़ना है। और तोड़ने के बाद जो गुणा आएगा, जो गुणा में संख्या आएंगी, उसको हम बोलेंगे उसका गुणनखंड, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम इस थ्योरम को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ भाई, यही मेन चीज़ है इसका। क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या हमारे पास है, भाज्य संख्या का मतलब अभी मैंने बताया जिसमें हम खुद को और 1 को छोड़कर बाकी की संख्या से भाग लगा सकते हैं। ऐसा कोई संख्या होगा, मैं 20 को ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि 20 से क्या है? भाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक मतलब किसी भी भाज्य संख्या के बारे में बात कहा जा रहा है, केवल 20 के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हम इस भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वो जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब उस गुणनखंड में आने वाले संख्या को हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। वही बात मैं यहाँ पे बता रहा था कि आप 5 को आप दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, 5 को दोबारा डिवाइड करिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा पार्ट, यानी कि 2.5 आ जाएगा, ऐसा करके संख्या आने लगेंगे, तो उनको फ्रैक्शन में नहीं करना है। तो ऐसा हम तोड़ सकते हैं किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में, उसका गुणनखंड हम कर सकते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और मैं इसको आसानी से आपको समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए 20 है, तो मैं इसको तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, यानी कि 2 में 2 से गुना करूँगा 4 आ जाएगा, 4 में 5 से गुना करूँगा तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 के इक्वल है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, करूँ या ना करूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2,
क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस इस बात का है कि 5 इधर आ गया है शुरुआत में, ये 1 इधर चला गया और 2 इधर चले गया, मतलब क्रम का डिफरेंस है। बट मैं गुना करूँगा तो वो सब किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्रम का तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के बिना, मतलब इस क्रम वाले पार्ट को हम छोड़ दें। अब मैं इसको 2 तरीके से दर्शा हूँ यहाँ पे, बट मैं इसको मल्टीपल तरीके से दर्शा सकता हूँ। जैसे इस 2 को मैं यहाँ लिख दूँ, फिर इस 2 को मैं इधर लिख दूँ, तो ऐसे करके मैं बहुत सारा इससे मतलब क्रम बना सकता हूँ, ठीक है। तो इन सभी क्रम को मैं अवॉइड कर दूँ, छोड़ दूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बिना, मतलब उन सभी को छोड़ दूँ तो एक अद्वितीय होता है क्या? गुणनखंड। मतलब कि एक हम गुणनखंड लिखेंगे जो कि अद्वितीय होगा, ऐसा गुणनखंड नहीं होगा। अब इतना सारा बात करने का मतलब सिंपल बात ये है कि इस 20 के गुणनखंड को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 1 क्रॉस 2 के पावर 2 क्रॉस 5। और इस तरीके से लिखने के बाद अगर हम इसके क्रम को छोड़ दें तो हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें क्या है कि छोटा अक्षर पहले है, मतलब छोटा अंक पहले है, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये क्रम में हम उसको लिख सकते हैं अगर हम उसके इन सभी क्रम को अवॉइड कर दें, मतलब जो कि क्रम बदलने पर वैल्यू तो ही रह रहा है बट उसका चेंज हो जा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये मतलब रहा है इसका। चलिए, तो अभी हमने जो पढ़ा उसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। मतलब इसका गुणनफल हमको लिखना है 140 का, जो कि अभाज्य संख्या होंगी। सब बेसिक हमको पता है, अभी हमने पढ़ा। तो एक है कि मैं इसको अपने गेस के अनुसार धीरे धीरे तोड़ूं, बट वैसे बहुत टाइम लग जाएगा कि हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है, 140 को इधर लिखिए। अब पहले देखिए कि 2 से डिवाइड लग रहा है तो 2 से डिवाइड करिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 35। फिर देखिए 2 से डिवाइड नहीं लग रहा है, फिर 3 से डिवाइड भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड लग रहा है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 7 क्या है? 7 अभाज्य संख्या है, मतलब 7 में हम डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी किसी संख्या से डिवाइड इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमने इसका डिवाइड कर लिया है। तो 140 के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, यानी कि 140 किसके बराबर है? इतना गुना करने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 2 क्रॉस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे 1 लगा लीजिए, चलेगा वो भी, ठीक है। तो ये हमने अभी जो लिखा यही है हम लोगों का गुणनखंडों का गुणनफल, जो कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि भाज्य है। 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 2 के स्क्वायर 2 जो है, मतलब 2 क्रॉस 2 जो अलग अलग लिखेंगे तो ये भी क्या है? भाज्य नहीं है, अभाज्य है, ठीक है। और यहाँ पे 1 जो है वो तो ऑलरेडी अभाज्य है। और एक ध्यान रखिएगा कि इसको सीक्वेंस में लिखना है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पे इसको व्यक्त कर दिया, किसको? 140 को, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ संख्या दी है 22,338, तो एचसीएफ निकाले, ठीक है। आप सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा कि जब हम दो संख्याएं हमारे पास दी होती है, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने एचसीएफ गुने एलसीएम जो होता है उसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने एलसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई करने के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम दिया हुआ है इतना, और यहाँ पे ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, यानी कि ए ये है, बी है, ठीक है। आप ए बी किसी को भी मान सकते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 306 गुने 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ क्रॉस एलसीएम हम लोग का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 22,338, ठीक है। अब यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 306 गुने 657 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 22,338, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास जो इसका एचसीएफ आएगा वो कट करके हमारे पास आएगा 9, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया हो, नंबर दिया हो
और HCF LCM में से कोई एक दिया गया हो, ठीक है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है टॉपिक नंबर 5, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको उसका डिफिनेशन लिखा है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q और P जो है पूर्णांक संख्या है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। P और Q एक पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो उसके बीच में कोई भी P और Q का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है। तो Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा। और साथ साथ में क्या है कि P और Q क्या पूर्णांक संख्या है। अब P/Q कहने से मतलब ये है कि कोई भी ऐसा संख्या दिया गया हो, अगर हम उसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ P और Q कोई भी संख्या हो सकता है, तो हम उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। और हम अगर ये ऐसा कहें कि अगर P/Q के रूप में हम उसे नहीं लिख सकते, तो उसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई दशमलव में अगर आए अशांत अनावर्ती, जो आवर्त में ना आए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.1001, 0001, 401, ऐसा ही करके, मतलब आवर्त ना हो। जैसे यहाँ पे पहले एक आया, फिर 0, फिर 0, उसके बाद फिर एक आ गया, फिर 0 0 0, ऐसे, मतलब ये आवर्त नहीं कर रहा है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर जैसे √2 बोले, √3 भी बोल सकते हैं, √5 बोल सकते हैं, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जैसे गिनती की संख्या जितना बोल सकते हैं, या फिर बोले कि ऐसा जितना भी हमारा पूर्णांक संख्या होता है, वो एक तरह से परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा अपरिमेय और अपरिमेय का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं आगे हम एक थ्योरम, जिसके बेस पे हम अपरिमेय संख्याएं प्रूफ करेंगे कि मतलब ये √2 है जो अपरिमेय संख्या क्यों होता है, और √3 √5 ऐसे करके जितना भी संख्या होती है उसे हम अपरिमेय क्यों कहते हैं और कैसे प्रूफ कर सकते हैं। एक थ्योरम देखते हैं पहले। चलिए तो यहाँ पे जो हमारा प्रमेय है, थ्योरम है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिखा गया यहाँ पे, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल रूप से हम समझते हैं कि हमारे पास एक संख्या है A² है, ठीक है, जो क्या है कि P से डिविजिबल है, मतलब P से हम भाग लगाएंगे A² में तो भाग लग जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि P से जब हम A में भी भाग लगाएंगे, मतलब स्क्वायर वाला संख्या जो है उसका स्क्वायर हटा करके अगर हम उसका A आएगा उसमें भी भाग लगाएंगे तो उसको भी भाग लग जाएगा, ठीक है। इसका इतना ही मतलब है। और जहाँ पे P जो है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब P को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है। और इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है A² इक्वल टू, मैं 25 ले लेता हूँ, एक संख्या है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं कि एक P संख्या ले लूं, जो कि क्या है कि A² को डिवाइड करता है, A² यानी कि 25 को डिवाइड करता है, और P 25 को डिवाइड करने वाला एक संख्या मैं मान लेता हूं 5, जो कि P को मतलब A² को डिवाइड कर रहा है, 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो A होगा वो P से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 से डिविजिबल होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे A निकालूं, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर इधर रख दूँ, इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 25, और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो A का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 5 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम P से फिर A² को डिवाइड कर सकते थे, अब P से हम A को भी डिवाइड कर सकते हैं। यही इस थ्योरम का मतलब है, सिंपल सा। अब देखिए, इस थ्योरम का हेल्प से हम अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे, जैसे कि √2 √3 जो होता है अपरिमेय संख्या, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम का हेल्प से, वो समझते हैं। चलिए तो अब हम प्रूव करने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसको प्रूव करेंगे हम विरोधिक्ति द्वारा उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के मदद से। यहाँ पे विरोधिक्ति मतलब क्या होता है, जैसे कोई बात हमने कहा और हम उसके वो प्रूव नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं कि विरोधिक्ति द्वारा उत्पत्ति। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या हमको प्रूव करना है, तो हम पहले मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो और लास्ट में जाकर के हमें दिखा देंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा इसका मतलब क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या, इसको मान लेंगे। अब देखिए √3 एक परिमेय संख्या है,
तो हम लिख सकते हैं कि √3 इक्वल टू पी बटा क्यू, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होता है वो पी बटा क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी संख्या परिमेय होता है तो वहाँ पे जो पी और क्यू होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, नीचे का जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एक और कंडीशन होता है और सअभाज्य। सअभाज्य मतलब कि पी और क्यू क्या है, सअभाज्य। सअभाज्य का सिंपल मतलब होता है कि जब हम पी और क्यू का गुणनखंड निकालेंगे, याद रखिएगा ये सअभाज्य ही टर्म है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में पूरा प्रूव करेंगे उसमें सअभाज्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है कि इसी के मदद से हम प्रूव करने वाले हैं कि अपरिमेय है। और सअभाज्य का मतलब समझिए, सअभाज्य का मतलब है कि जब हम पी और क्यू का गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे हम सअभाज्य संख्या। तो इसके और तरीके से बोलते हैं कि दो संख्याएं हैं, अगर उनका हम HCF निकालें, अगर वो एक आता है तो हम उनको बोलेंगे कि वो एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि P और Q है, तो अगर इसका गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें क्या सिर्फ एक कॉमन आएगा, यहाँ पे कुछ संख्या होगा, यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे भी कुछ होगा। ठीक है, ये P का गुणनखंड है और ये Q का गुणनखंड है। ठीक है, तो एक ही सिर्फ कॉमन हो सकता है, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ये सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी बात पे ये पूरा थ्योरम है, मतलब इसको प्रूव करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं आगे का स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 Q इक्वल टू, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आगे क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ इसको वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब कि स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे Q है तो इसका Q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था उसको याद करिए। उसमें क्या था कि एक संख्या था जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लाई में है ये क्या है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, बिकॉज कि ए स्क्वायर है, वहाँ पे ए था, यहाँ पे पी है, बस डिफरेंस इतना ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, विभाजित है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी 3 जो है वो पी को विभाजित करेगा। बात समझ में आ रही है? उसमें क्या था, यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखा कि पी जो स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो पी जो होगा वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 3K। अब P इक्वल टू 3K लिखने का मतलब क्या है कि हमारा जो P संख्या होगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो हम 3 में अगर कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करें, 2 से 4 से 6 से, वो हमको पता नहीं है कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो P के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा P इक्वल टू 3K, यानी 3 में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। K यहाँ पे कोई संख्या होगा जो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 3K। ठीक है, जहाँ K एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ K एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P का वैल्यू हमको मिला, यहाँ पे क्या है कि P इक्वल टू 3K। अब देखिए इस P इक्वल टू 3K को हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि P इक्वल टू 3K समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3Q स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे P स्क्वायर होगा, यानी कि 3K का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का K स्क्वायर। इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि ये जो Q स्क्वायर है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, यानी कि Q स्क्वायर का गुणनखंड 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः यहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो हम ये भी कह सकते हैं इसलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। थ्योरम अभी आपने पढ़ा कि क्या कि कोई संख्या अगर स्क्वायर में है, ए स्क्वायर जो हमने पढ़ा था, अगर किसी संख्या से विभाजित है
तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो जो संख्या बचेगा वो भी उस संख्या से डिवाइड होगा, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से क्यू को भी विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पे 3 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से ही मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है, और वो क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि Q को भी 3 विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे देखिए P को भी 3 विभाजित कर रहा है। मतलब कि क्या कि दोनों में 3 क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन आ गया। अब जब दोनों में 3 कॉमन आ गया तो सिंपल सी बात है कि ये संख्याएं क्या है, सअभाज्य नहीं होंगी। सअभाज्य मतलब इनमें इनके जब गुणनखंड निकालेंगे तो 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, P में भी और Q में भी 3 आ जाएगा। दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है, तो P और Q में दोनों में 3 आ गया। जब दोनों में 3 आ गया मतलब कि उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में मिल रहा है, तो सअभाज्य नहीं होगा। जब सअभाज्य नहीं होगा तो यही है विरोधाभास, और इसीलिए इसको विरोधोक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको विरोधाभास मिल रहा है क्या कि ये सअभाज्य है, मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये सअभाज्य होनी चाहिए, यहाँ पे सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य नहीं है तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि हमारा जो माना है वो क्या माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत माना है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो कहा उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, यानी कि यहाँ पे √3 को हमने प्रूव किया, वैसे ही किसी भी संख्या को प्रूव करिएगा तो लास्ट में आपको इतना जरूर लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पे √3 के जगह पे आपको संख्या बदल देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। मतलब जो P और Q है उसमें उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में गुणनखंड क्या है, एक 3 है। ठीक है, लेकिन हमने माना है कि P और Q सअभाज्य का मतलब कि जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारा मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है गलत था, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको हर एक क्वेश्चन के अंत में लिखना है। बस यहाँ पे संख्या बदल दीजिएगा, जिसके लिए प्रूव करिएगा वहाँ पे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे कि कहा गया यहाँ पे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जहाँ पे कहा गया कि 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है, बट एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक परिमेय है, एक तरह से थ्योरम में समझ लीजिए। जैसे है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 2 संख्याएं दिए गए हैं, अगर उनका मैं योग करूं या फिर अंतर निकालूं, यानी कि जोड़ कर या घटाव करूं, तो वो अपरिमेय संख्या होगा यदि उसमें से एक अपरिमेय हो गया। ठीक है, यानी कि 2 संख्या में से एक अपरिमेय होगा, उनका योग करूंगा अंतर करूंगा तो वो परिमेय ही होंगे। ठीक है, या फिर एक और यहाँ पे थ्योरम दिया गया जिसके अंदर क्या है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। बात वही है कि 2 यहाँ पे A और B संख्या है, इनका मैं योग करूँ मतलब जोड़ूँ घटाऊँ गुना करूँ या फिर डिवाइड करूँ। ठीक है, कुछ भी करूँ, इसमें से अगर एक भी अपरिमेय हो गया ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इक्वल टू में जो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा कुछ भी, वो भी अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा, अगर इसमें से कोई भी एक अपरिमेय हो गया तो। ठीक है, इस थ्योरम का ये मतलब है, और इसी के बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाले क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे 6 + √2 को। तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं यहाँ पे 6 + √2 को मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो भाई आपको पता है कि 6 + √2 क्या होगा कि P/Q के इक्वल होगा। ठीक है, अब P/Q के इक्वल होगा, जहाँ पे P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये साथ में ये दोनों क्या है, सअभाज्य हैं, सअभाज्य। ठीक है, आप यहाँ पे थ्योरी लिख लीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसको √2 को अलग करेंगे और बाकी सब संख्या को हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो √2 यहाँ पे रहने दीजिए एक तरफ, और यहाँ पे 6 क्या है प्लस में है, तो इसको दूसरी तरफ लाएंगे, इक्वल टू दूसरी तरफ तो माइनस में लिख सकते हैं, तो P/Q -6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे √2 क्या है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने P/Q क्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है, और साथ में 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, दोनों घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, तथा हम यह भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई सब लोग जानता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
हमने अभी पीछे पढ़ा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, लेकिन एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है भाई, आलू ही आलू के बराबर होगा ना, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो आलू ही आलू के बराबर होगा, आलू प्याज के बराबर तो नहीं हो सकता, आलू प्याज अलग अलग हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक परिमेय ही एक परिमेय के बराबर होगा, अब परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमें यहाँ विरोधाभास मिल रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था कि क्या 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सिंपल है ये प्रूव करना। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है बिकॉज कि इसमें परिमेय ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, ये परिमेय जो हमने बताया अभी वो लग जाता है, इसकी वजह से ये थोड़ा इजी लगता है। ठीक है, तो इतना इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, आप ट्राई करिएगा, बस यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है ऐसे करके, और सेम ये लिखना है। बस यहाँ पे √2 जो होगा उसको यहाँ पे आपको अलग करना पड़ेगा, और आप ट्राई करिए और इसका कमेंट में लिखिएगा कि आपसे बना या फिर नहीं बना। ठीक है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को समझते हैं, मतलब कि जैसे फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अगर किसी संख्या को मैं डिवाइड करूं तो पॉइंट के बाद जो आता है उसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दशमलव प्रसार कई तरह के हो सकते हैं, जैसे शांत होता है और अशांत होता है, और अशांत के भी पार्ट होते हैं आवर्ती और अनावर्ती। शांत और अशांत समझ लेते हैं क्या होता है। शांत मतलब कि जैसे मैंने किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया है, जैसे ए को मैं मान लेता हूँ बी से डिवाइड करता हूँ, ए भी यहाँ पे कोई संख्या हो सकता है, मैंने जनरल फॉर्म लिया है, तो डिवाइड करने के बाद अगर दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद संख्या आना बंद हो जाएगा, कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे शांत है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद पॉइंट के बाद अगर वो आते जा रहा है एकदम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम उसको बोलेंगे अशांत है भाई, पूरा ही एकदम आते ही जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अशांत। अब इसमें दो टाइप हो जाते हैं। पहला टाइप होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है आवर्त करेगा, जैसे दशमलव के बाद आपने देखा होगा बहुत बार आता है 1 2 3 आएगा, फिर चालू हो जाएगा 1 2 3, फिर चालू हो जाएगा 1 2 3, ऐसे आते जाएगा। अशांत ही है बट आवर्त कर रहा है, मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसे आते रहेगा, जैसे 1 2 1 2 या फिर ऐसे 3 3 3 3 ऐसे आते रहता है, तो ये भी क्या है, आवर्त कर रहा है, मतलब कि बार बार आ रहा है। ठीक है, और अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई अता पता नहीं होता है दशमलव के बाद कब क्या आ जाएगा, जैसे 1 2 0 2 3 1 0 0 1 2 ऐसे करके बहुत सारा आता रहेगा, तो उसको बोलेंगे अनावर्ती, मतलब आवर्त नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे आवर्त कर रहा है। ठीक है, तो अशांत के और शांत में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक थ्योरम हम देखते हैं जो कि है, मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का मतलब अभी आपने समझा यहाँ पे कि कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे रिपीट करना या फिर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी x संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है जो कि परिमेय संख्या है, तो हम उसको, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, तब हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कुछ और कहा गया है, कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया है, जो है कि जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है और अभाज्य संख्या है। आपको पता है p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव नंबर, और अभाज्य होना चाहिए यानी कि इनका गुणनखंड आपस में मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ करके, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। मतलब नीचे वाले गुणनखंड इस रूप का होना चाहिए। गुणनखंड ये मैच ना करे वो सब अलग कंडीशन है, लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि जब हम q का गुणनखंड निकालें तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस या फिर ऐसे 5 इसमें भी आ सकता है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस ऐसा है, उसमें कोई भी 3 7 2 ऐसा करे कोई भी संख्या ना है,
मतलब सिर्फ 2 और 5 उसका बेस हो, तो जब हम इसको आगे से लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस रूप का होना चाहिए, ठीक है। क्या उसका तो उसका अभाज्य गुणनखंड किसका, क्यू का। तो अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं तो हम अगर देखेंगे तो वो कब शांत होगा कब अशांत होगा हमको कैसे पता चलेगा, पी बटा क्यू के रूप में लिखा होगा। तो देखेंगे अगर उसका क्यू जो होगा, मतलब ये हर, इसको हर बोलते हैं नीचे वाले को, हर हिंदी में। तो क्यू अगर होगा वो इस रूप में हो, यानी 2 के पावर 2 क्रॉस 5 के पावर 3 इस रूप का होगा, तो हम उसको बोलेंगे शांत। वो जो नंबर होगा शांत होगा। लेकिन वही अगर इसमें कुछ और ऐड हो जाए, इसके अलावा ये भी रहे और इसके अलावा कुछ और ऐड हो जाए, जैसे कि 7 ऐड हो जाए, 8 ऐड हो जाए, 9 ऐड हो जाए, कुछ भी ऐड हो जाए इसके अलावा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अशांत है, ठीक है। तो शांत और अशांत समझ में आ गया। और ये अशांत किस तरह का होता है, आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब आवर्त करेगा, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या है पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी बटा क्यू जो होगा वो शांत होगा या फिर अशांत होगा, ये देखने के लिए हम क्या देखेंगे, क्यू देखेंगे कि क्यू का गुणनखंड जो है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी कि कुछ भी m और n के जगह पे हो सकता है, इस रूप में होगा तो फिर शांत है। उसमें कुछ अलग से ऐड हो जाएगा, कुछ भी हो ऐड हो जाएगा, मतलब 2 और 5 के अलावा, तो हम बोलेंगे वो अशांत है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती, ठीक है। मतलब हमको डिवाइड नहीं करना है इनको, या मतलब इनको डिवीजन नहीं करना है, और ऐसे ही बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे 17/8 है। तो हम इस जो Q वाला वैल्यू है, यानी कि हर का जो वैल्यू है, उसको हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 2 4 8 हो जाएगा, 8 का इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 के रूप का है। मतलब हमने क्या देखा था कि P/Q है, तो Q किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर m n का रूप का है, यानी n की जगह पे यहाँ पे 3 है, ठीक है। लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर में अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो हम 5 की पावर 0 लिखें या फिर ना लिखें कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका क्या है, ये शांत है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर शांत है, ठीक है। तो ये तो शांत हो गया भाई। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन है, यहाँ पे है 6/15। तो यहाँ पे 15 का हम निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5, यानी कि 5 3 जा 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, और 1 तो आ रहा है। एक का कोई मतलब ही नहीं है, बट यहाँ पे 3 आ जा रहा है, एक्स्ट्रा में 3 आ रहा है। जब एक्स्ट्रा में 3 आ गया तो हम लिखेंगे या फिर क्या है, अशांत है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर कोई एक्स्ट्रा घुसेगा 2 और 5 के अलावा तो हम सीधा लिख देंगे कि अशांत है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 50। तो हम क्या करेंगे, 50 का निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो वो हो जाएगा हम लोगों का क्या, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5 के पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 2 5 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का शांत। शांत क्यों होगा, या यहाँ पे 2 और 5 के रूप का ही है। भले ही पावर में यहाँ पे 1 हो 2 हो कोई मतलब नहीं है, या फिर 0 ही क्यों ना हो, बट इस रूप में होना चाहिए। इसका बेस क्या होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए, है तो ये शांत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये शांत हुआ, ये अशांत हुआ, ये शांत हुआ। अब इस लास्ट वाले को देख लेते हैं, 4 नंबर को। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लोग देखेंगे यहाँ पे 3 आ रहा है तो बोल देंगे कि ये अशांत है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा करने पे सीधा गलत हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा भाई साहब कि एक्चुअल में 3 यहाँ पे क्यों लिखा गया है। यहाँ पे 2 के पावर देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाता है हम लोग का 8, और फिर यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 24, ठीक है। और 24 हो गया तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि क्या ये अशांत है, क्योंकि 3 आ गया। इसको डिवाइड क्या किया हम, इसका गुणनखंड निकाला इसका।
ठीक है। वैसे ही गुणनखंड दिया हुआ था, बट इसको एक बार इंश्योर कर लिए कि चलिए अब इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। जब से आपको सीधे सीधे 3 दिख गया तो, और यहाँ पे 2 का पावर कुछ है, यानी कि 2 की पावर n तो दिया हुआ है, बट यहाँ पे 5 की पावर m नहीं है तो कोई बात नहीं, बट दूसरा इसमें इंक्लूड कर दिया, वो क्या है, 3 है। तो दूसरा जब आ जाएगा तो सिंपल बात है, आपको यहाँ पे लिख देना है अशांत। भाई आप अशांत रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। कहा गया है कि यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, इसको हमको परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इस संख्या के पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे संख्या लिखा गया है 0.16, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 पे क्या है, बार है। तो बार का मतलब क्या होता है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16666। और 1 पे बार नहीं है तो 1 रिपीट नहीं करेगा, 1 एक ही बार आया, लेकिन 6 पे बार है तो 6 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। चलिए अब इसको देखते हैं कि p बटा q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, इसको मान लेंगे भाई कोई संख्या x इक्वल टू 0.16 के 6 पे बार है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.16666 ऐसे आते जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस एक को यहाँ से हटाना है। तो एक को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पे हम x से गुना कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, और हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, गुना करने पर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10x हो जाएगा। और यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दशमलव एक तरफ दाहिने तरफ खिसक जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1.666 ऐसे आते जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 से काम नहीं चला सकते। क्यों काम नहीं चला सकते, देखिए यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, 0.1666। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो क्या होगा कि ये घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ संख्या आ जाएगा। तो हमको दशमलव के बाद संख्या नहीं चाहिए, नहीं तो p बटा q के रूप में नहीं हो सकता। तो हमको क्या चाहिए, दशमलव के बाद जो होगा ना वो दोनों बराबर होना चाहिए, पहले वाले समीकरण में भी दूसरे वाले समीकरण में भी। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि एक और समीकरण बना लें जिसमें क्या हो कि इधर दशमलव के बाद सारा बराबर हो, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं, एक और समीकरण बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पुनः 10 से गुना करने पर, पुनः 10 से गुना दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, गुना मतलब दोबारा इसमें करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 6 फिर इधर आ जाएगा, मतलब दशमलव एक और इधर खसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.666, फिर ये आते जाएगा। और ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 2, समीकरण 3 माइनस 2, यानी कि 3 में से 2 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब बराबर हो जाएंगे तभी घटाएंगे, तभी दशमलव के बाद सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम आगे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे क्या कि समीकरण 3 माइनस 2, सब 3 में से 2 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 100x इक्वल टू 16.666, और यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 1.6666। जब माइनस करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा दशमलव के बाद, यहाँ पे बचेगा 15 और यहाँ पे बचेगा 90x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, 15/19। तो हमने x इक्वल टू क्या माना था, 0.16 के बार यहाँ था, ठीक है, 6 से ऊपर बार था। तो x के इक्वल हमारे पास फिर से एक नया संख्या आ गया है, जो कि क्या है, नया संख्या नहीं मतलब इसी के इक्वल है, जो क्या है 15/19 है। यानी कि हमने क्या किया कि इस संख्या को p बटा q के रूप में लिख दिया, और संख्या क्या है 15/19। इसको अगर आप कटाइएगा आगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है।